अब देखते हैं ये मेटल सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो मेटल्स में ना जैसे कि लीड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना कि व्हाट्स हैपन द मेटल रिएक्ट विद द एसिड। मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले मेटल को रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ ना, साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये लिखा है मेटल डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। क्या सारे मेटल्स ऐसे सेम मैनर में होते हैं, तो फाइंड आउट। तो हम कुछ ना कलेक्ट करते हैं सैम्पल्स को, कलेक्ट ऑल द सैम्पल्स सोडियम एंड पोटासियम एक्सेप्ट सोडियम और पोटासियम को छोड़ के। और सैंपल जो होता है उसको ना हम रब करते हैं, क्लीन करते हैं जो सैंड पेपर के साथ, ताकि क्या हो ना क्लीन हो जाए, इसलिए उसको सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करते हैं। फिर ना सोडियम पोटासियम को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ क्या होता है वो विग्रसली क्या होता है उसका रिएक्शन होता है, इसलिए नहीं लेते हैं। डू द पुट द सैम्पल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ना हम लोग सैम्पल्स को सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब में डालते हैं कंटेनिंग डाइल्यूटेड HCl के साथ, ठीक है। एक कंटेनर लेते हैं और सब में ना जो जितने भी हम ना ले रहे थे इधर, जितने एक्टिविटीज़ में हमने लिया जैसे कि एलुमिनियम्स, मैग्नीशियम, जितने भी ये जो मेटल्स ले रहे थे ना कि एक्सपेरिमेंट में, एलुमिनियम्स का, मैग्नीशियम का, जिंक का, आयरन का, उसी सैंपल्स को हमने लिया था, इसमें भी लिया। और सबके ना HCl के साथ कंटेनिंग डाइल्यूटेड HCl के साथ उसको रिएक्ट कराया गया। तो थर्मोमीटर्स को हम ना टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और बल्ब को डालते हैं सो डैट द बल्ब्स आर डिपेड इन द एसिड। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखोगे कि बबल्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है डाइल्यूटेड HCl के साथ, ये देखना है। और अपने पास ना मेटल का रिकॉर्ड ना देखना है कि मेटल रिकॉर्ड देखना है कि विच मेटल डिड रिकॉर्ड द अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, विद द विच मेटल्स डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो ये चीज़ें ना फिर रिएक्टिविटी देखेंगे डाइल्यूटेड एसिड के साथ कि जो मेटल्स रिएक्ट कर रहा है वो चीज़ें, ठीक है। तो सब चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये सारे रिएक्शन को लिखेंगे, राइट द रिएक्शन इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम, एलुमिनियम, आयरन, जिंक एंड आयरन विद द डाइल्यूटेड HCl। एक कंसेप्ट और यहाँ पे आ जाता है अपने पास ना, सेकेंडरी कंसेप्ट की अगर हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, तब अगर कोई नाइट्रिक एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इन्वॉल्व। तो हाइड्रोजन गैस का इन्वॉल्व नहीं होता अगर नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो, बिकॉज HONO3 जो होता है ना वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडाइज तो करता है हाइड्रोजन को, इट ऑक्सीडाइज H2O और प्रोड्यूस कर देता है वाटर को, इट सेल्फ गेट रिड्यूस, अपने आप को वो रिड्यूस करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में, नाइट्रोजन NO2 में। बट लेकिन मैग्नीशियम को देखोगे या मैग्नीज को देखोगे तो ये रिएक्ट करता है वैली डाइल्यूटेड HNO3 से और इन्वॉल्व कर देता है हाइड्रोजन गैस को। तो ये ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी, इस ऑब्जर्व अगर ऊपर वाले एक्टिविटी को देखो तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो बबल्स का है ना सबसे फास्टेस्ट दिखेगा मैग्नीशियम के अंदर। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। दूसरा कि रिएक्शन अगर देखोगे तो ये एक्सोथर्मिक है सारे केस में, ऑलमोस्ट द मोस्ट ऑफ एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन होता है, इसमें एनर्जी का हाई रिलीजमेंट होता है। अगर रिएक्टिविटी की बात करोगे तो रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे तो मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा हाई, द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एलुमिनियम्स, जिंक एंड आयरन्स। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वे सीन, कोई बबल्स का सीन नहीं होता है कॉपर्स के अंदर। और जो टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज, और टेम्परेचर जो होता है रिमेन्स अनचेंज दिस सो द कॉपर डज नॉट रिएक्ट द HCl। तो इससे क्या होता है कि कॉपर के अंदर कोई बबल्स सीन नहीं होता है और टेम्परेचर का ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज होता है, इससे पता चलता है कि कॉपर रिएक्ट नहीं करता HCl के अंदर, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, एक्वारिजिया का कंसेप्ट। डू यू नो द एक्वारिजिया। एक्वारिजिया एक टाइप का क्या होता है ना, इसको हम लोग लैटिन वर्ड में रॉयल वाटर भी बोलते हैं क्योंकि इससे फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। इट इज़ कॉन्सेंट्रेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है वो 3:1 का होता है और ये डिजॉल्व होता है गोल्ड के साथ। तो ये एक तरह का ना एसिड, दिस एसिड कैन नॉट डू एलोन, इसको ना इट कैन बी डिजॉल्व द गोल्ड। सिर्फ ये नहीं होता है कि इफ गोल्ड को, क्योंकि इसको ना गोल्ड के अंदर जो कोरेसिव लग जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए एक्वारिजिया का यूज़ करते हैं। तो जो एक्वारिजिया के अंदर जो सॉल्यूशन जो क्लीनिंग होता है तो उसमें जो हाईली कोरेसिव तो फ्यूमिंग लिक्विड जो लिक्विड निकलता है वो लिक्विड में कुछ अमाउंट जो होता है वो गोल्ड का, और अगर जिस चीज़ को हम क्लीनिंग कर रहे हैं या गोल्ड हो या प्लेटिनम हो तो उसका भी कुछ परसेंट चला आता है। तो इट इज़ अ फ्यू ऑफ रिएजेंट दैट एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड द प्लेटिनम, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो अब हम देखते हैं ना कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। तो अब मेटल्स का ना रिएक्ट अगर हम मेटल्स को ना रिएक्ट करते हैं किसी भी अदर्स मेटल्स के साल्ट के साथ, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। तो सबसे एक्टिविटी को हम देख लेते हैं, पहले एक्टिविटी को। तो टेक अ क्लीन्स वायर ऑफ द कॉपर एंड द आयरन नेल्स। अपने पास ना एक वायर लेते हैं जो कि कॉपर का, आयरन नेल्स का एक वायर लेते हैं, ठीक है। देन द हम कॉपर्स वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ द आयरन सल्फेट। दो कॉपर के वायर को हम ना पुट करते हैं, एक पुट द कॉपर वायर इन द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल्स इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट।
और आयरन नेल्स के सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं। टेक इन द टेस्ट ट्यूब्स, रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन आफ्टर द 20 मिनट्स, वी आर ऑब्जर्विंग द टेस्ट ट्यूब्स, डिड यू फाइंड द रिएक्शन इज हर अकर्स। तो क्या है ना कि अपने पास देखो टेस्ट ट्यूब है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल्स को डाला है और आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डाला है। और ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब का स्टैंड है, ये मेरे पास थ्रेड है जिससे मैंने कॉपर आयरन के इस नेल्स को पकड़ के डाला है अंदर में। फिर ये मेरे पास कॉर्क है जो कि हम उसको ढकिंग उसको उस रिएक्शन को ना ऊपर से कवर के लिए कॉर्क का यूज़ करते हैं। जो जस्ट लाइक अ कॉर्क इज यूज एज अ, जो हम लोग जो बैडमिंटन में जो कॉर्क यूज़ करते हैं तो उसका जो पीछे वाला पार्ट होता है सेम एज इट इज, समझो कि दैट इज़ अ वे ऑफ कवरिंग। तो ये सिंपल इसका ये कवर है, ठीक है। In this way, we on the basis of we can say the reaction is actually taken place. Can you correlated your observation for the activities of 3.9 and 3.8? Do you know the balance the chemical equation and the taken the name the what type of the reaction? तो ये सब चीज़ें हमसे पूछ रखा था। तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन को देखते हैं तो क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मैटर फ्रॉम देयर कंपाउंड द सॉल्यूशन ऑफ द मोल्टेन फॉर्म। इफ देयर इज सॉल्यूशन देयर इज हाई रिएक्टिव मैटर, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स विल बी डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट्स और द लो रिएक्टिव मेटल्स। तो अपने पास ना यहाँ पे क्या है ना कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आयरन सल्फेट सोल्यूशन में अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देख लें तो जो मेरे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज आता है, जो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखें ना तो मेरे पास हम रिएक्टिविटी सीरीज को तो मेरे पास कॉपर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। दिस मीन्स द सॉल्यूशन विल बी समथिंग द solutions we can say that there is this happens, the reaction is occurs when there is displaced the iron is displaced the copper sulfate solutions and the formation of salt solution. They get the metals of metal A is, suppose there is metals A is iron nails and the salt solution of B is copper sulfate solution, then the iron nail will be displaced the copper sulfate solution and formation of the salt of solution A and the metal will be displaced. That is the type of, it is a type of displacement reactions, and when there is metal or the high reactive metal will displace the low reactive metals. We have seen the previous section that all the metals are not equally reactive. We are also know about the in previous sections, or we are also knowing about the metals are not equally reactive. We also check the reactivity of the various metal with the oxygen, water, acid, but all the metals do not react with the reagent. So we are not able to put all the metals in samples that had to collect in the decreasing order of the reactivity. The displacement reaction is studied in the chapter. We see that the given the better evidence for the reactivity of the metals. तो ये ना एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया. So it is a simple and the easy if the metals are displaced the metals B from its solution, it is more reactive than the B. The metal copper and iron is more reactive according to their your observation of activity 3.12. तो रिएक्टिविटी सीरीज के बाद तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर क्या हो रहा है लेस रिएक्टिव एज कंपेयर द आयरन. तो यहाँ पे तो हमारे पास जो रिएक्शन अक्री होगा तो सॉल्यूशन के अंदर तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो डिस्प्लेस करने का होगा ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो मेरे पास जो मेटल्स इज अरेंज इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज आफ्टर द परफॉर्मिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट इज 1.9 to 3.12. We are following the their tables which know the reactivity of the series when we developed that the relative reactivities of the metals, that is the potassium is more reactive, sodium and the calcium, and magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, hydrogen, copper and the mercury, and there is silver and gold. There is the most reactive, it is more reactive, and then the reactivity is decreasing when there is moving from potassium to the gold. It is a reactivity is a higher reactivity to the lower reactivity. This means the potassium to gold, it's moving from potassium to gold, its reactivity series reactivity of the metals will be decreased. This is happening, this is a type of is a question, we are some question is mentioned. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम एक और सीरीज रखेंगे, एक और सीरीज या थोड़ा सा और बता दिया जाए, एक टॉपिक्स और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, फिर देन इस चैप्टर को इस टॉपिक्स को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ें देख लेंगे. हाउ डू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट करते हैं तो अब क्या होता है, वी हैव इन द एबव एक्टिविटीज वी सॉ द रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द नंबर्स ऑफ रिएजेंट. तो हमने बहुत सारे नंबर्स ऑफ रिएजेंट व्हाई द मेटल रिएक्ट इन दिस मैटर्स. लेट अस रिकॉल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन क्लास 9 we have learned the noble gas which have the completely filled the valence shell. The valence shell is the outermost shell of the outermost shell of the any electrons any का elements. तो किसी भी एलिमेंट्स का ना जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना, या किसी भी कंडक्टर का बोले तो एलिमेंट्स का बोले तो दैट इज़ अ वैलेंस सेल जो होता है वो दैट इज़. तो नोबल गैस जितने भी होते हैं उनके क्या होते हैं ना कंप्लीटली फिल होते हैं वैलेंस सेल. उसके वैलेंस सेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं
जितने भी होते हैं कि 2 8 जो KLM जो इस तरीके से ना 2 8 8 18 इस तरीके जो चलता है उसमें क्या है कि वो पूरा बैलेंस रहता है, पूरा बैलेंस ही फील रहती है सेल में। तो सो द लिटिल इज केमिकल रिएक्टिविटी, तो उसमें केमिकल एक्टिविटीज ना लेस लिटिल केमिकल एक्टिविटी देखने को मिलता है। देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी एलिमेंट्स आर टेंडेंसी टू अटेन द कम्प्लीटली फिल अ बैलेंस सेल। जो एलिमेंट्स ना जो रिएक्शन टेंडेंसी जो होती है ना अटेंड करने की, जो रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट का जो टेंडेंसी होता है वो एक्चुअली होता है कि वैलेंस सेल के कम्प्लीटली फिल करने की पॉसिबिलिटी को होता है। लेटेस्ट टू कवर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कभी भी क्या होता है ना कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे कि सोडियम का देखोगे, अभी मैं डिटेल में बताता हूँ इसको। नोबल गैस, द कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ हम देखेंगे। और सोडियम एटम्स हैव द इलेक्ट्रॉन्स इट्स आउटर मोस्ट सेल इज वन आउटर मोस्ट सेल। देखो द सोडियम एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, दिस मीन्स देयर इज अ सोडियम एटम्स, so the atomic number is 11, it is KLM, so there is 2 electrons out valence cell, it देन 1 इज आउटर मोस्ट सेल। तो ये अपने पास क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके आउटर मोस्ट सेल में, दैट इज़ वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या चला, ये अपने क्या चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लूज कर ले और अपने आप को क्या करता है, अपने आप को स्टेबल बनाए। तो इफ इट लूज द इलेक्ट्रॉन्स एम सेल एंड द इन इट्स एल सेल नाउ बिकम द आउटर मोस्ट सेल्स एंड द स्टेबल ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहता है कि ये अपने आप को क्या करना चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहता है। तो न्यूक्लियस इज द फॉर्म ऑफ एटम्स स्टिल हैज 11 प्रोटॉन्स। तो इसके पास 11 प्रोटॉन्स बट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज 10, ओनली 10, सो देयर इज नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग द सोडियम कटायंस। तो इसके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज क्या डेवलप कर रहा है। तो ऑन अदर हैंड हम बात कर सकते हैं कि क्लोरीन्स की अगर बात करते हो 17 नंबर्स का इलेक्ट्रॉन्स का होता है आउटर मोस्ट सेल, और उसके पास क्या है ना एक देखो 17 नंबर, और ये अपने पास क्या है ना इसके पास एक डिफिशियंसी है, एक इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। तो अगर हम इसके साथ बॉन्डिंग कर देना तो इसको एक ज़रूरत है, और इसको एक ज़रूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और इसको एक ना देना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा अपने ऑक्टेट को बैलेंस करने के लिए। तो ये चीज़ें को बैलेंस करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में रिएक्शन अकर हो सकता है। इट्स रिक्वायर्ड 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। 1 minute. If the sodium and the chlorines will be react and the इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम क्लोराइड, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम के थ्रू लॉस होगा वो कुड करेगा, उस कौन लेगा, क्लोरीन लेगा। तो लॉस्ट बाय द सोडियम कुड बी टेकन बाय द क्लोरीन्स आफ्टर द गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स द क्लोरीन एटम्स गेट अंटिल नेगेटिवली चार्ज एंड बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन्स एंड देयर इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा इन इट्स KL and M cell। तो this gives rises the chlorines is anions and the potassium जो ions that is cations। So both these elements have give and take relation between them, the both the elements can give and take relation between them as they follow. There is sodium that is from cations, it is from anions, and then it's the formation of bond, that is ionic bond. So sodium and chloride ions being positively charged attract each other and held by the strong electrostatic force of attraction to exist as a sodium chloride. So it should be noted as a sodium chloride does not exist as a molecules, but they are aggregated of the positively charged ions. Let us the formation of one of the more ionic compound, the magnesium chlorides. तो एक और हम एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम के पास क्या है कि मैग्नीशियम इज़ 12th नंबर। तो अपने पास इसके पास टू आयंस क्या है ना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, तो ये क्या कर रहा है ना कि दो आयंस को इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और कटायंस बना रहा है। देन क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास एक चाहिए था, तो इसके पास ऑक्टेट को तो कंप्लीट करे, लेकिन देन एक्स्ट्रा एक और बच जाएगा। तो दिस कंपाउंड इज फ्रॉम दिस मैनर, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटर फ्रॉम नॉन मेटल आर ऑल्सो नोन एज आयनिक कंपाउंड or the electrovalent compound, they can be the cations and anion percentage, that is MgCl2। तो अपने पास क्या है ना कि अपने पास जो ये रिएक्शन बनेगा, एक इसको नीड होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या है कि एक अभी भी इसके पास, तो इसके पास ना एक अभी भी बच जाएगा। तो अपना जो बनेगा ना सो MgCl2 करें, Cl2 बन के तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से इसको बनाते हैं कि अपने पास ना देखो ये मैग्नीशियम हो गया और ये क्लोराइड हो गया, तो इसके पास 2 हो गया और इसके पास 1 था, तो Mg और Cl2 क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी थोड़ा बहुत बताया था इसको, MgCl2। तो इस तरीके से ना रिएक्शन होता है, ये इस तरीके से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम ना आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, सबके बारे में देखेंगे। चैप्टर 4 में काफ़ी है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी है, बहुत सारे और भी देखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो आयनिक बॉन्ड लेटेस्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो एक एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं और आयनिक बॉन्ड के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो मेरे पास जो प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल जो आएगा ना, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें कुछ खास दिया नहीं है।
ठीक है। उसमें जो प्रॉपर्टीज़ अपने पास जो आएगा ना अपने पास, वो क्या आता है, जिसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे एनी कंपाउंड के, तो फिजिकल नेचर जो होता है एनी कंपाउंड का वो सॉलिड होता है। समवट देयर इज हार्ड बिकॉज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली एंड नेगेटिव आयंस के, बिकॉज इसकी वजह से। तो जनरली दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल्स एंड दे आर ब्रेक इन टू द पीस वेयर द प्रेशर इज अप्लाइड। जब तक इसको प्रेशर अप्लाई नहीं करें, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की वजह से। मेल्टिंग पॉइंट, आप बॉइलिंग पॉइंट के बोले तो आयनिक कंपाउंड्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। दिस इज बिकॉज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक्स अट्रैक्शंस। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो आर जनरली सॉल्यूबल, दैट इज जनरली, इसको हम आयनिक कंपाउंड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, जो भी हमने भाई बताया है कि दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इट इज़ अ मेटल नॉन मेटल्स। तो मैग्नीशियम और क्लोराइड, इट इज़ formation of ionic compounds, or that is electrovalent compound, and that's electrovalent compound are soluble in, that is are generally soluble in water but insoluble in solvents such as kerosene and the petrol, जो कि हम लोग पहले भी देखे थे। कंडक्शन या फ्लेक्सिटी की बात करें तो 100% होगा। कंडक्शन ऑफ फ्लेक्सिटी थ्रू द सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड द वाटर कंटेन आयंस which moves in opposite electrodes and the electricity is passed through the solution. The ionic compound is solid state do not conduct electricity because the movement of ions in the solid is not possible due to the rigid structure, but there is ionic compound that conduct electricity in the molten state. This is possible. The molten states in the electrostatic force of attraction between the positively charged ions is overcome due to the heat. This the ions moves, जब भी ions का movement होगा the freely and the conduction will be takes place. यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।